तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि अगले साल आपका बोर्ड है। ठीक है, तो अभी से ही तैयारी शुरू होनी चाहिए ताकि आपका बोर्ड में अच्छा स्कोर आए। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही मतलब रेयर इससे क्वेश्चन आया हुआ है, बट क्वेश्चन आया हुआ है, यानी 2 से लेकर के 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें कभी कभी पूछ दिया गया है। ओके, तो इसलिए हम लोग इस वीडियो के जरिए समझेंगे चीज़ों को और हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी का सारा इसमें सारा चीज डाला हुआ है और एनसीईआरटी के बेस पे ये नोट्स है हमारा। तो लास्ट में अगर आप लोग पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो लास्ट में आपको पी वाई क्यूज का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। 10 मैंने पी वाई क्यूज लिया है जो कि एग्जाम्स में पूछा हुआ है 2025 में, 24 में, 23 में, 19 में, 20 में, 16 में, इन सब में वो इन सब ईयर में वो एग्जाम में आया हुआ है सारा क्वेश्चन जितना भी मैंने इसमें लिया है। और वो लास्ट में ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो लास्ट में ये चीज मैं कराऊंगा क्वेश्चन आंसर। ओके, तो पी वाई क्यू भी डिस्कशन करेंगे, 10 क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लास्ट तक बने रहे वीडियो में और शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आने वाले चैप्टर्स का आपको मिलता रहे। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी में भी देखते हैं क्या कि ओवरव्यू दिया रहता है चैप्टर्स का। ओवरव्यू आखिर उस चैप्टर के अंदर पढ़ना है क्या हम लोग को। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी ओवरव्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है और क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो ओवरव्यू कह रहा है हमारा, द ओवरव्यू विथ दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, मतलब जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो सफर अभी भी चल रहा है, यानी 9th में जो आपने डेमोक्रेसी पढ़ा था उसका सफर अब 10th में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किससे कनेक्ट है भाई, तो पावर शेयरिंग से कनेक्ट है। तो ये चीज जो है देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो we noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government। हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि पावर जो है सिंगल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है सभी ऑर्गन्स में। ठीक है ना, ऑर्गन्स कहने का ये मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, ये 3 ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, जो कि कैसा होता है, वर्टिकल होता है। वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये ना। तो ये हो गया लेजिस्लेचर, ये हो गया एग्जीक्यूटिव, ये हो गया जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये 3 ऑर्गन है हमारा गवर्नमेंट का, इसी के ऊपर काम होता है सारा, यही लोग सारा काम करते हैं कंट्री के अंदर। तो इसी ऑर्गन के बात करेंगे, इस ऑर्गन का, तो ये पावर, तीनों के पावर इक्वल है, तीनों का पावर जो है वो इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है कि एक ही हाथ में, एक ही गवर्नमेंट में, मतलब एक ही ऑर्गन में सारा पावर नहीं है, पावर सभी के पास है, इन तीनों के पास है इक्वल पावर। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। तो भाई डेमोक्रेसी जो है इसको अगर डिजाइन करना है तो सबसे पहले पावर शेयरिंग का बात होता है। ठीक है, यानी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है पावर शेयरिंग को। पावर शेयर हो रहा है तभी आप डेमोक्रेसी फॉलो हो रहा है, नहीं तो डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसलिए पावर शेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया हमको पावर शेयरिंग के अंदर। ठीक है ना, पावर शेयरिंग के अंदर स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया। तो in this and the next 2 chapter we carry this idea of power sharing forward। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस चैप्टर के जरिए भी हम लोग पावर शेयरिंग को समझेंगे, और नेक्स्ट 2 चैप्टर जो फेडरलिज्म है और एक कौन सा चैप्टर है हमारा, तो ये तीनों चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि पावर शेयरिंग या फिर डेमोक्रेसी होता क्या है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर ये सब चीजें देखने को मिलेगा, पावर शेयरिंग हो गया, फेडरेशन हो गया, और भी पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, ये सब डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, तो वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है ना, तो बेल्जियम एंड श्रीलंका, इन 2 स्टोरी से हम लोग क्या समझेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों, इन्हीं दोनों का स्टोरी क्यों लिया हुआ है भाई, तो यहाँ पे बेल्जियम के अंदर डाइवर्सिटी था। डाइवर्सिटी करने का मतलब एथनिक डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, हर लैंग्वेज के, हर रिलीजन के। उसी तरह श्रीलंका के अंदर भी लैंग्वेज रिलीजन था। तो इन्हीं डाइवर्सिटी को मेंटेन करना,
यानी वहां का सरकार अगर मेंटेन कर पा रहा है तो वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे यूनिटी है। बट कहीं पे मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जैसे इन दोनों का एग्जांपल इसलिए लिया गया है क्योंकि एक जगह पे मेंटेन कर पाया और दूसरी जगह पे कर नहीं पाया, सिविल वॉर हो गया दूसरी जगह पे। इसके वजह से जो है हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे इस दोनों स्टोरी के बारे में, ठीक है। अबाउट डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। तो भाई यहाँ पे लिख दिया है कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे पहले डिमांड करता है पावर शेयरिंग, ठीक है ना। डेमोक्रेसी जो है वो सबसे पहले डिमांड करेगा पावर शेयरिंग का, तो इसलिए पावर शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। So the stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy. This allow us to discuss various form of power sharing that will be taken up in the following two chapters. तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे रोल ले रहा है डेमोक्रेसी में फॉलो करने के लिए, डेमोक्रेसी को फॉलो करने के लिए पावर शेयरिंग क्या रोल ले रहा है, और इन दो स्टोरीज को देखेंगे कि क्यों जरूरी है यहाँ पे पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू यही कह रहा है और इसी ओवरव्यू में सारा राज छुपा हुआ है हमारा, और सारा राज अब खुलेगा धीरे धीरे एक एक स्लाइड जब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं चीजों को एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा है स्टोरी बेल्जियम के बारे में। आप एनसीईआरटी बुक में भी देखे होंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका ऐसे लिखा होगा। तो हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया और ज्यादा डीप में नहीं जा करके क्या किया, मैंने मेन मेन पॉइंट ले लिया। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा कम है, जिसके वजह से इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा डीप में नहीं जान करके क्या करेंगे हम लोग, मेन मेन बेसिक चीजें जान जाएंगे ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए इसके ऊपर वो इजिली हम लोग बना सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं बेल्जियम को लेकर के। सबसे पहले तो बेल्जियम क्या है भाई, तो एक छोटा सा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में है, ओके। तो इस कंट्री का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा डाइवर्सिटी देखने को मिला। तो आइए चीजों को समझते हैं। तो अगर बात कर लें कि ये कंट्री जो है कहाँ पे है, तो यूरोप में है, ठीक है, यूरोप में है। साथ में अगर बात कर ले जैसे इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है बहुत सारा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो उसी तरह इसका भी नेबरिंग कंट्रीज है। यानी ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ये चार कंट्री से घिरा हुआ है। क्वेश्चन इस पे आ चुका है कि भाई इसमें से बताइए कि कौन सा जो है कंट्री बाउंड्री शेयर नहीं करता है बेल्जियम के साथ। तो आपको याद रखना पड़ेगा इन चारों का नाम, ताकि ऑप्शन में जो नहीं, जो आंसर है मतलब उसको सही आप कर सके, ठीक है। अगला अगला पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा कि 59% यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है ना। लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिल रहा था। हर लैंग्वेज के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। हर लैंग्वेज ये नहीं कि मतलब हिंदी, गुजराती, मैथिली, ये सब नहीं। यहाँ पे बात हो रहा है किसका, कौन सा लैंग्वेज का, तो डच लैंग्वेज का, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का और जर्मन लैंग्वेज का। ये तीन लैंग्वेज का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। छोटा सा कंट्री है भाई, और इस छोटे से कंट्री में क्या है भाई, इतना तीन लैंग्वेज है, और तीनों लैंग्वेज को क्या करना है हम लोग को, यूनिटी बना करके रखना है कंट्री के अंदर इन तीनों लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि 59% पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। अब हम लोग समझ लेते हैं पहले कि फ्लेमिश क्या है भाई, वेलोनिया क्या है, तो ये सब पहले समझना जरूरी है। ये है हमारा बेल्जियम का मैप, ठीक है। ये बेल्जियम का मैप है, ये सब यहाँ से यहाँ तक। तो इस बेल्जियम के मैप में दो स्टेट हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये दो स्टेट हैं हमारे बेल्जियम में। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेमिश रीजन, और इसको बोलते हैं हम लोग वेलोनिया रीजन। क्या बोलते हैं, वेलोनिया रीजन। तो वेलोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन ये दो स्टेट है हमारे कहाँ पे, बेल्जियम के अंदर। अगर पूछ देगा दो स्टेट है तो कौन सा है, तो फ्लेमिश और वेलोनिया। अगर पूछ दे कि कैपिटल, अगर बात कर लें कि कैपिटल कौन सा है भाई इसमें, तो ब्रसेल्स। कैपिटल कौन सा है, ब्रसेल्स। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पूरे बेल्जियम के अंदर, वेलोनिया, ठीक है, फ्लेमिश और ब्रसेल्स। वेलोनिया और फ्लेमिश क्या है, स्टेट है, और कैपिटल कौन सा है, तो ब्रसेल्स है, ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है कि 59% पॉपुलेशन जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहता है। कहाँ पे रहता है, फ्लेमिश रीजन में। इस रीजन में 59% पॉपुलेशन कह रहे हैं। 59% कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 59% पॉपुलेशन जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। 59% पॉपुलेशन जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। डच लैंग्वेज इस एरिया में, किस एरिया में, फ्लेमिश रीजन में, ठीक है। और बाकी के अदर लैंग्वेज बोलते होंगे जो बच गए, बाकी पॉपुलेशन। इस रीजन का बात कर लें, वेलोनिया रीजन का, तो वेलोनिया रीजन में क्या है भाई, तो वेलोनिया रीजन में 40% पॉपुलेशन जो है वो क्या करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वेलोनिया में।
40% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं वेलोनिया के अंदर, और फ्लेमिश के अंदर 59% पॉपुलेशन जो है वो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि टोटल 100% पॉपुलेशन किसका, बेल्जियम का 100% पॉपुलेशन, जिसमें से 59% पॉपुलेशन जो है वो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं, 40% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, बच गया हमारा 1%। 1% पॉपुलेशन क्या बोल रहा है भाई, तो यहाँ पे इस रीजन को आप लोग देख रहे होंगे, ऐसे शेडेड किया हुआ है इस रीजन को, इस रीजन को, ये रीजन जो है यहाँ पे बोला जाता है जर्मन, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर हो गया 100% पॉपुलेशन कौन कौन से लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, तो 59% डच लैंग्वेज, 40% फ्रेंच लैंग्वेज और 1% जर्मन लैंग्वेज। यहाँ पे भी वही चीज लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं। 40% क्या है हमारा वेलोनिया रीजन में जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, और 1% पॉपुलेशन जो है जो कि यहाँ पे हमने बताया अभी जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लिया हम लोग कि कहाँ पे कौन लोग क्या बोलते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ये बात कर लिए। अब बात करेंगे कैपिटल का। कैपिटल जो है वो ब्रसल्स है, अभी हमने बता दिया आपको। कैपिटल जो है वो कौन सा है, ब्रसल्स है। ब्रसल्स हमारा कैपिटल हो गया। तो कैपिटल के अंदर क्या डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ये है कि 80% यानी मैक्सिमम परसेंट जो है पॉपुलेशन वो क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। मैक्सिमम यानी 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है। यानी मान लेते हैं ये हमारा ब्रसल्स है, तो इसमें दो भाग में बांट दिए, दो भाग में इसको बांट दिए, दो भाग में। तो ये जो 80% पॉपुलेशन है वो कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। और ये बच गया जो 20%, ये कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं, डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। सोचिए, यानी कैपिटल के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी अलग है, 80 और 20 का रेशियो बन रहा है हमारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपिटल का। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब बोल रहा है कि माइनॉरिटी में हमारा कौन है, फ्रेंच लैंग्वेज है ना 40%, जर्मन तो बहुत माइनॉरिटी है। तो यहाँ पे 40% जो फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग है, ये वाला फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग जो है 40%, ये क्या बोल रहा है, ये इसका क्या बोल रहा है कि ये जो लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग लोग, इनका कम्युनिटी बहुत ही अमीर और पावरफुल है। ठीक है, अमीर भी है और पावरफुल है, दोनों है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम का डाइवर्सिटी। इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला। अगर 5 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए, तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने वर्ड में कुछ भी इंक्लूड कर देना है ताकि वर्ड काउंट बढ़ सके और आपका नंबर स्कोर अच्छा हो सके। क्लियर? आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। याद रखना है कि फ्लेमिश रीजन में किनका पॉपुलेशन ज्यादा है, तो 59% है किसका, फ्रेंच लैंग्वेज का, नहीं डच लैंग्वेज का। ठीक है, डच लैंग्वेज का। और 40% वेलोनिया रीजन में जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और 1% पॉपुलेशन जो कि जर्मन बोलते हैं, जो कि आपका ये है नक्शा के अंदर यहाँ पे दिखेगा। चलिए, अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक श्रीलंका का। श्रीलंका का कैसे भाई एथनिक ग्रुप कैसे बटा हुआ है अलग अलग। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ये सब आप जान रहे होंगे कि श्रीलंका क्या है भाई, एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड नेशन है श्रीलंका। यहाँ का जो डाइवर्सिटी है यहाँ पे भी अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, अलग अलग रिलीजन देखने को मिल रहा है। तो डाइवर्स पॉपुलेशन यहाँ पे भी है। मेजर सोशल और ग्रुप्स, तो सबसे ज्यादा सोशल ग्रुप में 74% हमारा है सिंहला लैंग्वेज, सिंहला लैंग्वेज 74%। ठीक है, सिंहला लैंग्वेज 74% है। 18% जो है वो हमारा तमिल लैंग्वेज, 18% तमिल लैंग्वेज है, 18% तमिल लैंग्वेज है। इसी 80% का दो डिवीजन है, एक डिवीजन है 13% और एक डिवीजन है 5%। 13% जो पॉपुलेशन है वो श्रीलंकन तमिल है। यहाँ पे श्रीलंका का ही ये तमिल बोलने वाले लोग हैं, श्रीलंका के ही हैं, मतलब शुरू से ही श्रीलंका में ही रहे हैं। तो 13%। 5% जो है वो इंडियन तमिल है, मतलब इंडिया के जो तमिलनाडु रीजन है वहां से कुछ मजदूर के रूप में, जब ये ब्रिटिश का टाइम था तो वहां से कुछ मजदूर के रूप में वहां पे ले गए थे, ले जाया गया था ब्रिटिश के द्वारा श्रीलंका के अंदर। तो वहीं पे वो बस गए, मतलब अभी के टाइम वाला जो होंगे श्रीलंका ये इंडियन तमिल, वो जो है उनके दादा परदादा जो थे वो वहां पे होंगे। ठीक है, तो उन्हीं का जनरेशन अब तक चलता आया, तो उन्हीं को बोला गया इंडियन तमिल। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? तो वो इंडियन तमिल कितना है, 5% है। ठीक है, अब श्रीलंका जो है एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन वाला एरिया है।
यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया भाई। क्या प्रॉब्लम आया? तो श्रीलंका जो था, यहाँ पे मेजोरिटी का सरकार बनता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेजोरिटी के बारे में बढ़िया से। तो यहाँ पे मेजोरिटी का सरकार बनता था। यहाँ पे जो था बहुत ज्यादा ये लड़ाई झगड़ा यानी कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बढ़ गया था। क्यों भाई, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था? तो मेजोरिटी चाहता था कि हम अपना सरकार बनाए और मेरे हिसाब से चले, यानी सुप्रीमेसी मेरा रहे, मतलब हम जो बोले वही हो ये कंट्री के अंदर। ठीक है, तो सिंघाला लैंग्वेज वाले जो थे वो मेजोरिटी में थे, देख रहे हो ना 74%। ये 74% जो थे वो अपना सुप्रीमेसी बनाना चाहते थे, पूरे ऑटोनॉमी अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। क्लियर? बाकी जो इंडियन ये तमिल लैंग्वेज वाले लोग जो थे इनको सप्रेस किया जा रहा था, ऑप्रेस किया जा रहा था, मतलब इनको प्रेशराइज करा जा रहा था कि आपको कोई छूट नहीं मिलेगा, राइट्स नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें हो रहा था इन लोगों के साथ। तो प्रॉब्लम इनके साथ ही था मेन। तो यहाँ पे जो था ना डाइवर्सिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था सरकार। और हम लोग बेल्जियम में क्या देखें, वहां पे डाइवर्सिटी कंट्रोल हो रहा था। अभी हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो श्रीलंकन तमिल आर कंसेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये कंट्री है हमारा श्रीलंका। ठीक है, तो ये जो येलो वाला रीजन है, येलो वाला ये सब रीजन, ये हमारा है कौन सा रीजन? जहाँ पे सिंघाला लोग रहते हैं, सिंघला लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। और ये रीजन जो है ये वाला इधर वाला, ये है हमारा कौन सा रीजन? यहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, इस रीजन में तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तमिल वाले लोग। तो तमिल वाले लोग जो थे वो किधर किधर है? तो नॉर्थ साइड में है। ठीक है ना, हमारा इधर ही है ना, ऐसे ये राम सेतु, और राम सेतु से ऐसे फिर ज्वाइंट है हमारा कौन? तमिलनाडु एरिया। ठीक है, तो ऐसे ही गया। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये तमिल वाला है। इधर वाला एरिया जो है यानी नॉर्थ और ईस्टर्न वाला एरिया जो है वो तमिल वाला है। बाकी जो है बच गया कौन? सिंहला लैंग्वेज है और अदर लैंग्वेज भी है। चलिए, अदर ये है कम्युनिटी है, लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज यहाँ दो ही था। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। यहाँ पे मैक्सिमम लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, जो सिंहला स्पीकिंग थे, मतलब सिंहला लैंग्वेज को जो बोलते थे वो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे, मतलब बौद्ध धर्म को। मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम। लेकिन तमिल में क्या था भाई? दो ग्रुप था, एक हिंदू भी था और एक मुस्लिम भी था। ठीक है, और कुछ जो बच गया वो कौन था? क्रिश्चियन भी था। ठीक है ना, क्रिश्चियन भी था यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कौन लोग कहाँ पे रह रहे हैं। तो सिंगला लैंग्वेज वाला ये दिखा दिया है यहाँ पे, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल वाला ये है एरिया, ये इंडियन तमिल वाला एरिया है, जो 5% बोले थे ना यही है। और ये जो है ये 13% है, इधर वाला ये 13% है, और ये 5% है। ठीक है, और ये जो बाकी डॉट डॉट हमारा बच गया इधर, ये कौन सा एरिया है? तो मुस्लिम वाला एरिया, मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते हैं। लैंग्वेज दोनों बोल सकते हैं, तमिल भी बोल सकते हैं और सिंगला लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो ये मुस्लिम एरिया है, क्रिश्चियन एरिया भी था यहाँ पे कहीं कहीं पे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम लोग बात कर लें ये बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कुछ और डीप बात, तो उसमें बेल्जियम में क्या था कि यहाँ पे डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा कदम उठाया गया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्रॉ किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जो है सारा डाइवर्सिटी को कंट्रोल में रखा गया, यूनिटी को मेंटेन रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार जो है अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उस अमेंडमेंट के जरिए जो है क्या किया गया था? कंट्रोल में रखा गया था सारे ग्रुप्स को, लैंग्वेज का अलग अलग जो ग्रुप था उन सबको कंट्रोल में रखा गया था। उन सबको मतलब क्या किया गया था? जो सरकार बना था ना, एक सेकेंड, हाँ, तो उन सबको कंट्रोल रखने के लिए बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है सुधार किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया गया था। तो ये सब हम लोग देखेंगे अभी आगे चल के। ठीक है ना, तो और भी अभी हम लोग समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी पहले समझ लेते हैं, जिसका नाम है मेडिटेरेनियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या था ना, लोग जो था मतलब जिसका ये पॉपुलेशन ज्यादा था, जो मेजोरिटी में था, वो अपना सुप्रीमेसी चाहता था। जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। तो ये क्यों चाहता थे, क्यों ऐसा कर रहे थे ये लोग? तो ये लोग अपना मतलब मन मौजी था कि भाई हम मेजोरिटी में, मेरा जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारा हमारे वजह हमारे मतलब बोलने से जो होगा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये चीज गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा था भाई, किसके साथ आ रहा था? तो जो तमिल लैंग्वेज वाले थे उनके साथ दिक्कत आ रहा था। तो आइए देखते हैं अब। द श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में श्रीलंका जो था वो क्या हो गया? आजाद हो गया 1948 के अंदर,
1948 के अंदर श्रीलंका जो है वो आज़ाद हो गया। हमारे आज़ादी के जस्ट एक साल बाद। हम लोग का आज़ादी कब हुआ था? 1947 के अंदर, ठीक है। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेडिटेरेनियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी, है ना। कितना गलत करते थे ये लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ पे तो इलेक्शन होता था, जैसे डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है वैसे ही होता था, बट यहाँ पे दिक्कत ये था कि जो गवर्नमेंट बनता था ना, गवर्नमेंट जो बनता था, जैसे मान लेते हैं कि सिंगला कम्युनिटी वाले वोट किए, तमिल वाले भी वोट किए, मान लेते हैं, ठीक है। तो तमिल वाले का सुप्रीमेसी तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है, 18% है ही, तो कैसे हो पाएगा। तो जिसकी वजह से सिंगला कम्युनिटी वाले हमेशा जीत जाता था, उसी का सरकार बनता था। तो वो लोग क्या चाहते थे कि इस्टेब्लिश करें हम लोग क्या, सुप्रीमेसी, यानी सिंगला लैंग्वेज का सुप्रीमेसी हो। मतलब हर चीज सिंगला लैंग्वेज के बोलने पे हो, सिंगला लैंग्वेज जो चाहे वो हो, सिंगला लैंग्वेज को सभी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिले, सिंगला लैंग्वेज को ही सारा सुप्रीमेसी में मतलब रोल मिले हर जगह पे, और सिंगला लैंग्वेज का ही दबदबा बना रहे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये चीज चाह रहा था, सुप्रीमेसी चाह रहा था कौन? श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द गवर्नमेंट एडॉप्टेड मेडिटेरेनियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी। तो गवर्नमेंट जो था इतना रूडली बिहेव कर रहा था कंट्री के अंदर, क्या चाह रहा था कि सिंगला का सुप्रीमेसी बन जाए, सिंगला सुप्रीमेसी आ जाए, मतलब सिंगला का ही सारा ये क्या उसको बोलते हैं, सरकार भी रहे, सिंगला का ही यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज चले, यानी पढ़ाया जाए तो सिंगला लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, बोला जाए सिंगला लैंग्वेज में, या फिर बुक्स वगैरह सिंगला लैंग्वेज में प्रिंट होगा। तो सोचिए कितना गलत हो रहा था उन लोगों के साथ। तमिल वाले का कोई ये वजूद ही नहीं था कंट्री के अंदर, सिर्फ नाम के लिए वहां पे थे कि तमिल वाले भी हैं श्रीलंका के अंदर, तो प्रॉब्लम आ रहा था। अब देखिए क्या करते हैं 1956 में, और गलत कदम उठाने के ऊपर आ जाते हैं। तो 1956 में जो है एक एक्ट पास कर देते हैं, ठीक है ना, एक्ट पास कर देते हैं। इसलिए भाई टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। बहुत ज्यादा गलत कर रहे थे तमिल के साथ। सिंगला लैंग्वेज क्या कर दिए कि एक्ट पास कर दिए, मतलब कानून एक पास कर दिए कि सिंगला लैंग्वेज जो है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। मतलब हर जगह पे सिंगला लैंग्वेज का ही काम होगा, सिंगला लैंग्वेज में ही बोला जाएगा, लिखा जाएगा, बुक प्रिंट होगा, जो भी है, जो भी चीज़ है सिंगला लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है ना। हमारे कंट्री में वैसा नहीं है। हर जगह पे जैसे तमिलनाडु से कोई वीडियो देख रहे हैं तो तमिलनाडु वाला लैंग्वेज वाला वहाँ पे स्कूल चल रहा होगा, या फिर कॉलेज में पढ़ाई हो रहा होगा। तरह गुजराती लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज, हर जगह का अलग अलग लैंग्वेज अपना मिला हुआ है। हमारे कंट्री में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है कि भाई ये जो है हिंदी लैंग्वेज पूरे कंट्री में चलेगा तो चलेगा, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं नियम कानून यहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, श्रीलंका के अंदर चाह रहा था कि ये सिंगला लैंग्वेज जो था वहाँ पे क्या बोल रहा था, हमारा लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। मतलब हर ऑफिस, सरकारी दफ्तर में जहाँ पे भी जाओगे सिंगला लैंग्वेज में ही काम होगा तुम्हारा, ठीक है। और तमिलनाडु को क्या कर दिया भाई, साइड कर दिया, इनको मतलब रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स दैट फेवर्ड सिंगला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। सोचो, सोचने वाली बात यह है कि भाई सिंगला लैंग्वेज जो था वो सुप्रीमेसी क्यों चाहता था, क्योंकि वो मेजोरिटी में था और उसी के हिसाब से चेंजेस हो कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे एक चेंज और ला दिया कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स अपनाएगा, प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंस देगा किसको, तो सिंगला लैंग्वेज को। मतलब पॉलिटिक्स खेल रहा है आप लैंग्वेज के बेसिस पे। हमारे कंट्री में क्या है, कभी रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स होता है, लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, अमीरी गरीबी के वजह से होता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा है पॉलिटिक्स। तो सिंगला लैंग्वेज का क्या करेगा भाई, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चलेगा, मतलब यूनिवर्सिटी में सिर्फ सिंगला लैंग्वेज जो है फॉर्म भर सकते हैं सिंगला लैंग्वेज वाले। उसके अलावा तमिल वाले अगर आएंगे भी तो उनको सिंगला लैंग्वेज में ही पढ़ना होगा, या फिर सिंगला लैंग्वेज में ही सारा चीज लिखना होगा, पढ़ना होगा उन लोग को। साथ में गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी भी उनको नहीं मिल पाएगा, सिंगला लैंग्वेज को ही मिलेगा सिर्फ। तो ऐसा दिक्कत क्रिएट कर रहे थे हमारे सिंगला लैंग्वेज वाले श्रीलंका के अंदर। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। लो, बुद्धिज्म को भी अब प्रोटेक्ट दे रहे थे वो लोग, प्रोटेक्शन दे रहे थे कि बुद्धिज्म को ही, जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं उनको प्रोटेक्ट दिया जाएगा, उनको प्रचार वगैरह करने का छूट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उन लोगों को। ऐसा कर दिए। मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, है ना, क्रिश्चियन भी थे, तो इन लोगों का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो सोचिए कि बुद्धिज्म को ही सिर्फ फॉलो करना। हमारे कंट्री में अगर वैसा हो जाए, कितना डाइवर्सिटी है यहाँ पे, हर रिलीजन के लोग हैं, हर रिलीजन में कुछ जाति भी है ना, कास्ट भी आ जाता है। तो डाइवर्सिटी जैसे ही बढ़ जाता है वैसे ही जो है चीजें और मुश्किल हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करना, उनको यूनिटी में मतलब जोड़ कर रखना एक दूसरे से, ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग वर्क है ना। कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंट्री ऐसा कर ले रहा है तो समझिए वो बहुत अच्छा है।
जैसे कि हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में समझा था, अभी बेल्जियम के बारे में और जानना है आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो गया था भाई कि श्रीलंका के अंदर सिंगला लैंग्वेज वाले क्या बना रहे थे, अपना सुप्रीमेसी बनाना चाह रहे थे कि सबसे ऊपर हम है भाई, मेरे नीचे ही सब रहेगा तो रहेगा, मेरे ऊपर कोई नहीं आएगा या फिर मेरे बराबर भी कोई नहीं आएगा। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिए थे श्रीलंका के अंदर। तो डिमांड क्या था भाई तमिल वाले का, अब डिमांड तो करेंगे ही, क्योंकि प्रॉब्लम इनको झेलना पड़ रहा है, सारा प्रॉब्लम इन्हीं के साथ हो रहा है, तो डिमांड करेंगे ही। तो डिमांड क्या था इनका, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या चाह रहे थे कि तमिल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आए कंट्री के अंदर, यानी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रहे थे। दूसरा डिमांड क्या था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर तमिल इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी मांग रहे थे गवर्नमेंट जॉब में, और जहां पर पढ़ाई होता है वहां पे भी तमिल लैंग्वेज में पढ़ाई हो, ऐसा मांग रहे थे, मांग था इनका, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फॉर तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस। अब लो बोल रहे थे कि हमारा जो एरिया है तमिलनाडु वाला उसको एक अलग स्टेट बना दिया जाए, जैसे कैसे बिहार बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब एरिया है जो अलग अलग डिवाइड हो गया है अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने अपने कल्चर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर दिया गया। जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, तो इन्हीं के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग रीजन दे दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये समझ गए हम लोग कि डिमांड क्या था इनका भाई। देखिए इससे क्वेश्चन आता है, मेडिटेरेनियन से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अभी तक जितना भी मैंने बताया इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, बार बार वीडियो को देखेंगे ताकि याद हो जाए चीज, जितना भी मतलब क्वेश्चन इनसे इस पे बन सके वो याद हो जाए, या फिर पिछला स्लाइड जो बेल्जियम श्रीलंका के बारे में था वो याद हो जाए, है ना, डाइवर्सिटीज के बारे में। तो वैसे ही इसको भी याद कर लेना है, बार बार वीडियो को देख लेंगे ना आप तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम के अंदर कैसे भाई लोग रह रहे थे और कैसे चीज़ों को मतलब कंट्रोल कर रहे थे, कैसे यूनिटी बना कर रख रहे थे कंट्री के अंदर बिना सिविल वॉर हुए। तो बेल्जियम के अंदर समझते हैं एकोमोडेशन कैसा था। तो बिटवीन 1970 एंड 1993, ठीक है, इन सालों के बीच, ठीक है, मतलब कब से कब के बीच, कितना साल था इधर, 20 और 3 23 साल, यानी 23 ईयर, 23 ईयर दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल यार। देखो क्या बोल रहा है, हमने पीछे भी बताया था कि बेल्जियम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ हुआ था उसमें 4 बार अमेंडमेंट किया गया था, यानी सुधार किया गया था। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे थे वो लोग, तो बहुत सारा कारण था, बहुत सारा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं कारण। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज वाले लोग थे, डच स्पीकिंग थे और फ्रेंच स्पीकिंग थे, ये दो जो था नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनका ज्यादा था, और एक थे जो कि कौन थे, जर्मन स्पीकिंग लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा था कैसे लोग चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, इसको समझेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो केंद्र सरकार बना, जैसे हमारे केंद्र सरकार में अभी नरेंद्र मोदी है ना, वैसे ही यहाँ पे केंद्र सरकार बना, यानी प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे कंट्री में, तो यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मान लेते हैं। तो वहां जो प्राइम मिनिस्टर का जो पद था वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स जो था वो इक्वल था, मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ, ठीक है। तो 10 मेंबर फ्रेंच स्पीकिंग है, तो 10 मेंबर जो है वो डच स्पीकिंग वाले भी रहेंगे, यानी इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। क्लियर हो गया ये चीज, तो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, है ना, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों का। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब कुछ स्पेशल लॉ भी दिया बनाया जाएगा किसके बिहाफ में, जो मेजोरिटी में है, जैसे डच वाले फ्रेंच वाले, इन दोनों के बारे में कुछ स्पेशल कानून बनाया जाएगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, हमने पीछे बेल्जियम के बारे में पढ़ा था कि 2 स्टेट था, एक वेलोनिया और एक फ्लेमिश, तो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाया जाएगा, आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक चीज उसको और पावर दे दिया गया, स्टेट तो बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट भी बनेगा, और वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं रहेगा, वो अपने बदौलत फैसला ले सकता है, चीजों को मतलब डिसीजन ले सकता है, और डिसीजन लेकर के चीजों को चेंज कर सकता है अपने स्टेट्स के अंदर। क्लियर, तो ये था हमारे स्टेट्स गवर्नमेंट। उसी तरह ब्रसेल्स का बात कर लें, तो ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब लो ब्रसेल्स में हमने पढ़ा था कि 80% थे और 20% थे, डच और ये कौन थे, फ्रेंच वाले, 80-20 का रेशियो था।
तो वो दोनों को क्या किया गया, सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी 80 और 20 का रेशियो था, 80 और 20 का रेशियो था लैंग्वेज में। लेकिन सरकार जो बना, जो गवर्नमेंट बना, उसमें मेंबर का रिप्रेजेंटेशन इक्वल कर दिया, मेंबर्स का, यानी 10 मेंबर अगर डच वाले हैं तो 10 मेंबर फ्रेंच वाले भी रहेंगे, ठीक है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया किसके अंदर, ब्रसेल्स के अंदर, जबकि 80 और 20 का रेशियो था। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ वैसा। तो ब्रसेल्स के अंदर ये था। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दो गवर्नमेंट बन गया था। उसके अलावा एक प्रॉब्लम और आ रहा था कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने की वजह से। प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दिया गया। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे परसेंटेज कम है, जैसे ये रीजन तो था, कहाँ पे गया वो, उसका मैप लेना पड़ेगा ना, बेल्जियम का। तो ये जो था इस रीजन में, मान लेते हैं कि इधर वाला कोई रीजन है, उसके अलावा और भी बहुत सारा रीजन है, ये वाला रीजन, इधर रीजन। तो कहीं कहीं पे क्या था ना कि मान लेते हैं कि ये डच स्पीकिंग वाला एरिया है, तो यहाँ पे कहीं पे फ्रेंच वाले लोग होंगे, यहाँ पे फ्रेंच वाला है तो कहीं पे डच वाले लोग होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी डिमांड हो गया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी कम्युनिटी को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए एक सरकार, अलग से छोटा सा सरकार, जैसे हमारी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट होता है ना, पंचायती हो गया, पंचायत हो गया गांव के अंदर, और शहर के अंदर नगर निगम, तो ये हो गया लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेल्जियम के अंदर ऐसे जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट हुआ, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बना, फिर स्टेट गवर्नमेंट बना, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट बना। मतलब अब चीजों को मतलब अच्छे से हैंडल करने के लिए हर चीज सेटअप कर लिया गया, यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। The community government is elected by people belonging to one language community, डच, फ्रेंच, जर्मन। तो हमने अभी जस्ट बताया कि कहीं पे फ्रेंच लैंग्वेज है तो वहाँ पे डच लैंग्वेज भी होंगे, कोई ना कुछ परसेंट होंगे। तो उसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। तो तीनों लैंग्वेज के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाना पॉसिबल था, अपना बना सकते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें समझ गए हम लोग। ब्रसेल्स वाज चूजन एज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। लो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सब एकोमोडेशन देखते हुए कि कैसे लोग यहाँ पे रह रहे थे ब्रसेल्स के अंदर या फिर पूरे बेल्जियम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, डाइवर्सिटी को कंट्रोल करना आ रहा था इन लोगों को, साथ में हर लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे थे ये लोग। ऐसा नहीं कि श्रीलंका के जैसा कि भाई सिंगला लैंग्वेज ही टॉप पे रहेगा, बाकी सब नीचे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। इसलिए ये चीजों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे बनाया गया, ब्रसेल्स के अंदर बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, ब्रसेल्स के अंदर। तो हेड क्वार्टर क्यों बनाया गया भाई, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी कंट्रोल करना जानते थे ये लोग। तो हेड क्वार्टर ब्रसेल्स के अंदर बनाया गया, किसका, यूरोपियन यूनियन का। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम समझ गए, इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार वीडियो को देख करके याद कर लेंगे इस चीज को। अब समझते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका को अगर कंपेयर करते हैं तो क्या चीजें देखने को मिलता है। तो श्रीलंका एंड बेल्जियम आर बोथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इट हैव वेरी डाइवर्स सोशल सेटअप्स। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा था कि दोनों कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी था, लैंग्वेज के ऊपर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी था, और दोनों ने अलग अलग सेटअप कर रखा था अपने अपने कंट्री के अंदर। बेल्जियम के अंदर अलग सेटअप था, श्रीलंका के अंदर अलग सेटअप था, ठीक है। तो बोथ कंट्रीज हैव एडॉप्टेड वेरी डिफरेंट अप्रोचेस व्हेन इट कम्स टू पावर शेयरिंग। अब देखो बात करते हैं क्या, तो भाई दोनों जगह पे अलग अलग अप्रोच लगाया। मतलब पहले बेल्जियम में अगर देखा जाए तो पावर शेयरिंग का अप्रोच लगा, श्रीलंका के अंदर देखा जाए तो पावर शेयरिंग करने का अप्रोच नहीं लगा, वहां पे पावर शेयर नहीं करना चाह रहे थे, अपने हाथ में ही पावर रखना चाह रहे थे सिंगला लैंग्वेज वाले। तो यहाँ पे दोनों में पावर शेयरिंग तो था, लेकिन क्या था भाई, एक में डिस्ट्रीब्यूट किए, डिवाइड किए पावर को, और एक जो था वो अपने हाथ में रखा पावर को, ठीक है। बेल्जियम एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन ऑफ सोशल एंड एथनिक डिवीजन। तो भाई यहाँ पे क्या किया बेल्जियम ने, पॉलिसी एक अपनाया जिसमें क्या किया गया, सोशल डिविजन्स को साथ में रखने का कोशिश किया, यूनिटी बनाए रखने का कोशिश किया। और दूसरे हाथ में श्रीलंका को अगर देखा जाए तो ये क्या किया भाई, तो बट फॉलोड द मेजोरिटेरियन पॉलिसीज, ये मेजोरिटी के बिहाफ पे सरकार बनाने का चाहा, और उसी के हाथ में पावर दे दिया सारा। तो ये चीजें देखने को मिला डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग दोनों कंट्री में, अलग अलग दोनों कंट्री में, ठीक है। अंडर द बेल्जियम मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी पावर वॉज शेयर्ड एमंग टू एथनिक ग्रुप्स। बेल्जियम मॉडल में क्या था,
पावर को शेयर कर दिया गया दो एथनिक ग्रुप्स में, फ्रेंच और डच। श्रीलंका फेवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ मेजोरिटी सिंगला कम्युनिटी, और श्रीलंका ने क्या किया, फेवर किया किसको, ये सिंगला कम्युनिटी वाले को, इसी के हाथ में सारा पावर रहेगा, ठीक है। बेल्जियम के अंदर बोथ ग्रुप हैड इक्वल शेयर इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, बट श्रीलंका द माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज आइसोलेटेड। बेल्जियम के अंदर क्या किया गया, हर कम्युनिटी, चाहे वो छोटा कम्युनिटी हो या फिर बड़ा कम्युनिटी हो, है ना, कम जनसंख्या हो या फिर ज्यादा जनसंख्या हो, तो उन सबको ध्यान में रखा और गवर्नमेंट के अंदर, मतलब सरकार के अंदर इक्वल मेंबर रिप्रेजेंटेशन का क्या किया उसको, हाँ, इक्वल मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन का उनको चांस दिया कि भाई सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सरकार के अंदर। तो ये सब चीजें बेल्जियम के अंदर हुआ, लेकिन श्रीलंका में क्या बोला कि नहीं, मेजोरिटी का सरकार रहेगा, मेजोरिटी जो कहेगा वो रहेगा, वो होगा, क्लियर। तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा था क्या श्रीलंका के अंदर, कि तमिल वाले के साथ बहुत प्रॉब्लम बन रहा था। To maintain political stability and unity, equal representation was provided to both groups. तो अगर आपको यूनिटी बनाए रखना है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हर कम्युनिटी को ध्यान में रखना होगा, हर कम्युनिटी का वेलफेयर आपको देखना होगा, है ना। तो इसके लिए जो है आपको गवर्नमेंट के अंदर पावर डिवाइड करना होगा हर कम्युनिटी के लिए, ताकि हर कम्युनिटी अपने आप को सेफ फील करे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बोथ एथनिक ग्रुप ऑल्सो existed at the local level. श्रीलंका however had no such arrangement. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हमारे किसके अंदर था, बेल्जियम के अंदर था। क्यों बनाया था भाई, क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपना अधिकार मिल सके, अपना अपॉर्चुनिटी मिल सके, हर इंडिविजुअल का फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, ये सब चीज देखा जा सके, तो इसलिए ऐसा किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया गया। लेकिन श्रीलंका के अंदर उल्टा था, कुछ ऐसा नहीं अरेंजमेंट हुआ था, नो सच अरेंजमेंट्स, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो बेल्जियम्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट 4 टाइम्स बिफोर अराइविंग एट द फाइनल ड्राफ्ट टू प्रिवेंट सिविल स्ट्राइक। लिख रहा है क्या कि जो बेल्जियम था, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें 4 बार अमेंडमेंट किया गया था। क्यों, क्योंकि चीजों में कंट्रोल बनाना अभी बाकी था। 4 बार अमेंडमेंट करना यानी सुधार करना, सुधारता क्यों है आदमी, अपने आप को क्यों सुधारता है, क्योंकि आने वाला टाइम में वो कुछ अच्छा कर सके, सक्सेस हो सके। तो इसीलिए अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 बार, ताकि जो है चीज़ों को कंट्रोल में रखा जा सके, चीज़ों को अच्छे से यूनिटी बनाकर रखा जा सके कंट्री के अंदर। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है अमेंडमेंट किया गया और फाइनल ड्राफ्ट हुआ, मतलब ताकि सिविल स्ट्राइक से बचा जा सके, ठीक है ना। सिविल वॉर, जैसे श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, आपस में ही लड़ लिया था लोग, सिंगला वाले और तमिल वाले, तो दोनों लड़ लिया था। लड़ने के बाद जो है बहुत ज़्यादा सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर मतलब क्या होता है, मतलब अपने कंट्री के अंदर ही दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई हो जाना, उसी को बोलते हैं सिविल वॉर, ठीक है। उस सिविल वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लाखों लोग मरे थे, बहुत लोग बेघर हो गए थे, अपना घर छोड़कर भागने लगे थे, अलग अलग कंट्री में चले गए थे बसने, ठीक है ना। तो ये सब चीज हो रहा था। तो श्रीलंका मेडिटेरेनिज्म लेड टू सिविल वॉर फॉर 20 लॉन्ग ईयर, यानी अगले 20 साल तक सिविल वॉर चलता रहा सिंघाला और ये तमिल वाले के बीच। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था हमारे श्रीलंका के अंदर, लेकिन बेल्जियम के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। वाई पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। लोग का इच्छा होता है कि पावर शेयरिंग होता है हमारे कंट्री में, क्यों ऐसा इच्छा होता है, क्यों चाहत रखता है लोग की पावर शेयरिंग हो, ठीक है, कोई भी कंट्री के अंदर। तो पावर शेयरिंग क्या है भाई, तो व्हेन द पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, rather it is shared among different level of the government, it is called power sharing. पावर शेयरिंग क्या होता है कि अगर सरकार बना है किसी कंट्री के अंदर, तो उस सरकार के हाथ में ही अकेले पावर ना रहे, यानी एक ही ऑर्गन में पावर ना रहे, तभी जितना भी उसमें ऑर्गन है, मतलब गवर्नमेंट का ऑर्गन है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उन सबके बीच पावर को डिवाइड किया जाए, तभी वो पावर शेयरिंग कहलाता है। अब ये नहीं कि भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर बना और वही सारा पावर उसी के हाथ में, नीतीश कुमार को पावर नहीं मिला, जैसे बिहार का वो मुख्यमंत्री है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको पावर मिले, स्टेट गवर्नमेंट को मिले, लोकल गवर्नमेंट को मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले, सभी गवर्नमेंट को पावर मिले, तभी पावर शेयरिंग हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज, हाँ क्यों डिजायरेबल है पावर शेयरिंग, क्योंकि ये एक प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन का कहने का ये मतलब है कि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। प्रूडेंशियल रीजन कहने का क्या मतलब है कि सोशल ग्रुप्स के बीच क्या करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है, ठीक है, ये प्रूडेंशियल रीजन है। सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को रोकेगा, रिड्यूस करेगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स, और ये भी इंश्योर करेगा कि पॉलिटिकल ऑर्डर्स जो है
पॉलिटिकल ऑर्डर जो है सही से स्टेबिलिटी में है कि नहीं है, ये भी इंश्योर करेगा। यानी पॉलिटिकल ऑर्डर जो आ रहा है ऊपर से, तो वो चीज़ों को सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये नहीं कि सिटीजन्स के बिहाफ में डिसीजन लिया गया और सिटीजन ही खुश नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट प्रमोट द यूनिटी ऑफ नेशन, और प्रूडेंशियल रीजन ये भी कहता है कि यूनिटी ऑफ नेशन को बनाए रखने के लिए हमारा पावर शेयरिंग जरूरी है, ठीक है। मोरल रीजन क्या है भाई? तो मोरल रीजन क्या बोलता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये देखो, ये मैंने बताया था ना, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग है ना। यानी डेमोक्रेसी का आत्मा जो है वो पावर शेयरिंग ही है, इसलिए पावर शेयरिंग होना जरूरी है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर with those affected by it exercise and who have to live with it effect। तो पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस पावर शेयरिंग हो गया, पावर शेयरिंग किसके लिए होता है? सिटीजन्स के लिए होता है। सिटीजन के बिहाफ में आप डिसीजन ले रहे हैं तो सिटीजन्स के लिए पावर शेयरिंग होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हर कम्युनिटी वाले लोग सिटीजन्स के बिहाफ में डिसीजन लेंगे, हर स्टेट वाले लोग सिटीजन्स के बिहाफ में डिसीजन लेंगे, और कंट्री वाले भी सिटीजन्स के बिहाफ में डिसीजन लेंगे, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी या फिर लोकल गवर्नमेंट, इस सब सिटीजन्स के बिहाफ में डिसीजन लेते हैं, तो उनको इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग सिटीजन्स को, तो इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। तो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो लोगों के पास ये अधिकार है कि कैसे उनके ऊपर ये शासन हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो हमारे थ्रू गए हैं कि नहीं गए हैं, मतलब हम उनको वोट दे करके भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। तो ये सब उन लोग को जानना ये है, अधिकार है, लोगों को जानना ये अधिकार है, ठीक है। पावर शेयरिंग इन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है, इसको याद रखना है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता क्या है? तो पावर शेयरिंग जो है हुआ, पावर शेयरिंग हुआ, तो पावर शेयरिंग होने के बाद लेजिटिमेट गवर्नमेंट है कि नहीं है ये देखना है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट ये कि जो हम पे रूल कर रहा है, यानी सरकार जो रूल कर रहा है वो हमारे थ्रू गया कि नहीं गया, जो सरकार बना है वो हमारे थ्रू बना है कि नहीं बना, हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहा जाता है, वन वर्ड में। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा किसका, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो ये सारा हमारा कुछ रीजन है जो कि पावर शेयरिंग इसी की वजह से डिजायरेबल है, ठीक है। पावर शेयरिंग इसी की वजह से जो है डिजायरेबल है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है भाई, देख लेते हैं। द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर। देखो, आज के टाइम पे पावर शेयरिंग, मॉडर्न टाइम पे पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है ये समझेंगे अब हम लोग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है समझते हैं। The power sharing among the different organ of different horizontal power sharing। क्या बोल रहे थे? पावर शेयरिंग among the different organ of government। पावर शेयरिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल शेयरिंग होता है एक तरह से। ये लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। लेजिस्लेचर को भी पावर दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव को भी पावर दिया जाता है, और जुडिशियरी को भी पावर दिया जाता है। तो इन सब के बीच इक्वल पावर का शेयरिंग होता है, जिसकी वजह से पावर शेयरिंग पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। एक तरह से डेमोक्रेसी पॉसिबल है। पावर शेयरिंग एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है ना। पावर शेयरिंग गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल पे भी होता है, यानी वर्टिकल। ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों लेवल पे भी पावर शेयरिंग किया जाता है। पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा था, सोशल ग्रुप था अलग अलग, कहीं पे जर्मन स्पीकिंग, कहीं पे डच, कहीं पे फ्रेंच। तो उन सब के लिए भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया गया, तो उसको भी पावर दिया गया। तो उसी को बोला जा रहा है कि पावर शेयरिंग जो है वो कहाँ पे हो रहा है, सोशल ग्रुप में भी हो रहा है अलग अलग। उसी तरह पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पावर शेयरिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलता है पावर। तो सब जगह पे पावर शेयरिंग हो रहा है, सोशल ग्रुप्स में भी हो रहा है, मूवमेंट्स में भी हो रहा है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज बिजनेसमैन, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। डेमोक्रेसी में क्या है कि जो भी क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज बिजनेसमैन। हाँ, तो डेमोक्रेसी में हर कोई को ये मिला हुआ है ना, राइट मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, वोटिंग अधिकार हो या फिर फंडामेंटल राइट्स हो। तो हमारी कंट्री में आज के मॉडर्न टाइम पे हर किसी को अधिकार मिला हुआ है, पावर शेयरिंग हर के बीच हुआ है, हर लोग के बीच हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से, ठीक है। एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग।
इसका एडवांटेज क्या क्या है समझते हैं हम लोग। तो पावर शेयरिंग का एडवांटेज है पहला कि द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इक्वली। तो ये बार बार एक ही चीज लिख रहा है ना कि जो पावर शेयरिंग है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, अलग अलग ग्रुप्स में। गवर्नमेंट में इक्वली ग्रुप होता है हर ऑर्गन में, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग प्लेस ऑल द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये बता चुके हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में सेम पावर का डिवीजन होता है। अंडर दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ये तीनों लेवल में किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, हर किसी के पास लिमिटेड पावर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसके पास पावर है, ठीक है। दैट इज वाई दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो ये सिस्टम क्यों है, तो यहाँ पे सिस्टम को चेक किया जाता है और चेक करने के साथ साथ उसको बैलेंस रखने में भी बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए जो है ये पावर शेयरिंग जो है ऐसे होता है, ठीक है ना। एक दूसरे को चेक करता है, जैसे मान लेते हैं कि ये कुछ काम कर रहा है, अगर कुछ गलत कर रहा है तो ये दोनों मिलकर चेक करेगा इसको, ये अगर गलत कर रहा है तो ये दोनों मिलकर चेक करेगा इसको, अगर ये गलत कर रहा है तो ये दोनों मिलकर चेक करेगा। तो ये सब जो है बैलेंस एंड चेक का सिस्टम जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिया का, थ्रू द मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री में क्या है, पावर शेयरिंग हुआ है लेजिस्लेचर के अंदर, ये क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। तो इसके अंदर जो भी पावर ये डिसीजन मेकिंग होता है पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, वो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है। तो लेजिस्लेचर किसका भाग है, पार्लियामेंट का, और स्टेट में बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इसको बोलते हैं असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। तो सेंट्रल का बात कर लेंगे तो लेजिस्लेचर किसको बोलेंगे, एमपीज को, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और स्टेट का बात कर लेंगे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑल्दो द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे हमने वही बताया था कि अगर ये दोनों कुछ भी काम कर रहे हैं, ये डिसीजन लिया और ये इंप्लीमेंट कराने का काम कर रहा है, तो जज का काम है उसको चेक करना कि क्या सही कानून बना है या फिर नहीं बना है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग को क्लियर करता है ये तीनों मिल करके, ठीक है। इसमें मेन रोल जज का है, जज को देखना रहता है कि क्या ये दोनों सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तो ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी को यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्लाइड में ले लिया है, दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयर में क्या था, एग्जीक्यूटिव था, लेजिस्लेचर था, जुडिशियरी था, ये तीन लेवल का ये गवर्नमेंट था, तीनों लेवल जो था सेम इक्वल पावर परफॉर्म करता है, एंजॉय करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, है ना, अलग अलग ये तीनों का डिवीजन है, इसका पावर अलग, इसका पावर अलग, इसका पावर अलग, है ना। हॉरिजॉन्टल डिवीजन है तीनों का, तो पावर अलग अलग अपना ये एंजॉय करता है। Horizontal distribution specifies the concept of check and balance in order to check the exercise of unlimited power of the organs. तो यहाँ पे किसी ऑर्गन का क्या होता है, अनलिमिटेड पावर यूज करने लगता है वो, तो उसको बैलेंस रखना, चेक करते रहना, ये किसका जिम्मेदारी है, हर एक ऑर्गन का। यानी तीन ऑर्गन है, तो मान लेते कि कोई ऑर्गन ज्यादा पावर यूज कर रहा है अनलिमिटेड, तो वो दोनों का काम है उसको कंट्रोल करना, बैलेंस और चेक करना, ठीक है। तो ये था हॉरिजॉन्टल। उसी तरह हमारा वर्टिकल में भी है कि पावर शेयरिंग जो होता है वो उसमें क्या होता है, यूनियन होता है, स्टेट होता है और लोकल होता है। यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है और ये लोकल गवर्नमेंट है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पावर वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे, ये सेंटर है, ये स्टेट है, ये लोकल है ना, सेंटर स्टेट लोकल। In the vertical division, of power, Constitution clearly lays down the power of the different level of government, ठीक है। अलग अलग लेवल का अलग अलग पावर मिला हुआ है, इसको अलग पावर है, इसको अलग पावर, इसको अलग पावर है ना। There is no concept of check and balance because power are clearly given by the Constitution from the higher level of the lower level, ठीक है, higher level to the lower level। यहाँ पे बैलेंस और चेक का सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, वर्टिकल में बैलेंस और चेक का सिस्टम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो पावर है वो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरह लोकल लेवल के पास जो भी पावर है वो भी मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसमें चेक और बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सिस्टम में ये है चेक एंड बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये तो समझ गए होंगे आप लोग।
और नेक्स्ट स्लाइड हमारा खत्म। और कुछ यहाँ पे क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PYQs है हमारा, और इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर में। तो ये सब देखो, मेडिटेरियम बताए थे ना क्या होता है, तो यहाँ पे पूछ दिया क्वेश्चन है ना, मेडिटेरेनियम से क्वेश्चन आ गया ना। मेडिटेरेनियम क्या है तो बताना है आप लोग को। हाउ इट इज लेड एलाइनेशन ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी का सरकार बन गया था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था तमिल वाले के साथ। तो ये सब कैसे हो रहा था, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट डाउन द फीचर ऑफ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग एंड राइट डाउन द फीचर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो अभी जस्ट इसके पिछला स्लाइड वाले में हम लोग पढ़े थे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन कैसे हुआ है ना। एक में वर्टिकल में क्या था, वर्टिकल में था सेंटर, स्टेट और ये लोकल, और हॉरिजॉन्टल में क्या था हमारा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो यहाँ पे आपको दोनों के बारे में बताना है, 3-3 पॉइंट, 2-2 पॉइंट लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एग्जांपल ऑफ एच। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पावर शेयरिंग जो है मॉडर्न टाइम पे, अभी जस्ट हमने पढ़ा इसके तो पिछले वाले स्लाइड में, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला मॉडर्न फॉर्म में, मॉडर्न टाइम पे, हाँ यही वाला है। तो इसमें क्या बता रहा था कि डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा जरूरी है मॉडर्न टाइम पे ये क्या, पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है, तभी पावर शेयरिंग होता है। पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स में भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है उसको यूनिटी बनाए रखने के लिए, कंट्री के अंदर यूनिटी बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए भी पावर शेयरिंग जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है और मोरल रीजन क्या है पावर शेयरिंग के लिए। तो प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, इन दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और इसको बार बार आप देखोगे इस वीडियो को, तो क्या होगा, ये सारी चीजें याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट इज द लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम का क्या लिंग्विस्टिक कंपोजिशन था, कौन कौन सा लैंग्वेज कितना परसेंट था, किसका मेजोरिटी था, किसका माइनॉरिटी था, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो वीडियो में हम आपको सब बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटीज। तो बेल्जियम में कैसे कंट्रोल किया गया था डाइवर्सिटीज को, उसके बारे में यहाँ पे देना है, बताना है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और पावर्स को डिवाइड किया गया सेंट्रल, स्टेट और लोकल में, और साथ में 4 बार अमेंडमेंट किया गया ताकि हर हर कम्युनिटीज को जो है पावर मिल सके, और हर कम्युनिटी सेटिस्फाई हो सके कि भाई हाँ बेल्जियम का जो सरकार है वो सही काम कर रहा है, ठीक है। तो सेटिस्फाई के लिए करना था ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि व्हाई इज देयर अ नीड टू गिव स्पेस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ और डेमोक्रेटिक कंट्री, गिव रीजन। तो क्यों ये जरूरी था सोशल ग्रुप्स को स्पेस देने का। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर योगदान रहेगा हर सोशल ग्रुप्स का, तो क्या होगा, वो अपने आप को सेफ फील करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी सोसाइटी से उठकर, कोई भी सोसाइटी से निकल करके कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जा सकता है, ऐसा होना चाहिए प्रावधान, यानी प्रोविजन ऐसा होना चाहिए। तभी जो है हर सोशल ग्रुप अपने आप को सेफ फील करता है कंट्री के अंदर, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु का तमिल लोग को श्रीलंका के अंदर नहीं था कोई भी प्रोविजन वैसा, इसके लिए वो लोग सिविल वॉर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि हाउ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट किए जाते थे, तो ये भी बता चुके हैं हम कि उसमें हर हर रीजन में कोई ना कोई कम्युनिटी वाले लोग होंगे, जैसे डच वाले हो सकते हैं, या फिर फ्रेंच वाले हो सकते हैं, या फिर जर्मन वाले। तो वो लोग अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं, अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी किसी को इलेक्ट करेंगे अपना अपना लीडर के रूप में, ठीक है। 9 क्वेश्चन है कि व्हाई वाज देयर एन एक्यूट प्रॉब्लम इन ब्रसल्स ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s बिटवीन द टू कम्युनिटीज। तो डच और फ्रेंच के बीच में ब्रसल्स में क्या था, माइनॉरिटी और मेजोरिटी का दिक्कत आ रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। फिर वहाँ पे इक्वली ट्रीट किया गया सब दोनों कम्युनिटी के साथ गवर्नमेंट के द्वारा। तो कैपिटल के अंदर भी क्या किया गया, वहाँ पे सरकार बनाया गया और दोनों मेंबर्स को इक्वली रखा गया। 80-20 का रेशियो था, लेकिन क्या किया गया, मेंबर इक्वल किया गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। पावर शेयरिंग जो है वो किसी भी कंट्री को यूनिटी बना करके रखेगा, जोड़ करके रखेगा, तभी जब आप पावर शेयर करोगे तब, नहीं तो यूनिटी टूटना फिक्स है, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है आप लोग को। तो ये था आज का सेशन, जिसमें आपको पावर शेयरिंग के बारे में अच्छे से समझा दिया, और 10 क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हमने। इस 10 क्वेश्चन का आप आंसर प्रैक्टिस घर पे करेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप
हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप वीडियो को बार बार देखें, सारा आंसर इसका आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर। क्लियर? तो हर टॉपिक का आपको आंसर इसमें मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। पिछले स्लाइड में सारा आंसर हमारा दिया हुआ है हर क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर मिल जाएगा आप लोग। तो पावर शेयरिंग हुआ फिनिश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स को लेकर के। और नेक्स्ट चैप्टर आपके डिमांड पे आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के मिलते हैं, और इस सेशन के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।